उपद्रवियों से निपटने का योगी फॉर्मूला। निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा, दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा एक्शन होगा जो मिसाल बनेगा। माहौल बिगाड़ने की कोई सोच भी ना सकेगा। उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस। योगी ने दिया पुलिस को फ्री हैंड। हालात के मुताबिक एक्शन ले पुलिस। दोषियों पर एनएसए के तहत एक्शन। सीसीटीवी से हर सबूत जुटाया जाए। आरोपियों की बैंक डिटेल्स निकाली जाएं। आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुपम इस वक्त के बुलेटिन के साथ, और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में हुए बवाल की। यूपी में हिंसा में शामिल आरोपियों का हिसाब अब शुरू हो गया है। कई शहरों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला है। आज प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई होगी। योगी सरकार हर एक पत्थरबाज और बवालियों का पूरा हिसाब करने के मूड में है, ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर सके जिससे कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो सके। देखिए रिपोर्ट। यूपी में हुई हिंसा के बाद बवालियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चल रहा। शनिवार को पुलिस ने सहारनपुर, कानपुर और प्रयागराज में बड़ा एक्शन लिया है। वहीं सीएम योगी ने बैठक कर अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हिंसा में शामिल कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। कानून के तहत उनको सजा जरूर मिले। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया है। पुलिस हालात के मुताबिक हर निर्णय ले सकती है। उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम होगा। वहीं पूरे प्रदेश में अब तक 255 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर में 64, हाथरस में 50, अंबेडकर नगर में 28, प्रयागराज में 68, मुरादाबाद में 27, फिरोजाबाद में 13, अलीगढ़ में 3, जालौन में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वही बात सहारनपुर की करें तो सहारनपुर में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चला है। आरोपी रहीश और मुजम्मिल के अवैध निर्माण पर ये एक्शन हुआ है। दोनों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थीं। सहारनपुर में पुलिस ने 200 लोगों की पहचान की है। इन पर कार्रवाई होगी। अवैध अतिक्रमण जो था, जो आंदोलनकारी टाइप के लोग जो इसमें अक्यूज्ड हैं, उनके 2 अवैध अतिक्रमण गिराए गए। इसी तरह आगे भी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोग दोबारा ऐसी घटना करने का सोचे भी नहीं। उधर प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। जिला प्रशासन ने 37 आरोपियों की लिस्ट बनाई है। पीडीए की टीम ने मकानों को चिन्हित किया है। इन घरों पर आज बुलडोजर चल सकता है। करेली में एक आरोपी की संपत्ति की जांच पूरी हो गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम संपत्तियों की जांच में जुटी है। इसके साथ ही पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। अब तक 68 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 100 लोगों को चिन्हित किया गया है। यहाँ के अटाला इलाके में लोग घर छोड़कर चले गए हैं। 1 दर्जन से अधिक घरों में ताले लटके हैं। प्रयागराज में भी जो बवाल हुआ उसके कसूरवारों पर अब बुलडोजर चलने की आहट शुरू हो गई है, सुनाई देने लगी है, और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और खुद इलाहाबाद यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी अजय कुमार जी हैं यहाँ पर, जो अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं और नापजोख कर रहे हैं। अजय कुमार जी, ये बताइए कि किस तरीके से जो कसूरवार हैं उनकी लिस्ट है आपके पास, क्या आप लोग चेक कर रहे हो, कैसे ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? जो लिस्ट प्राप्त हुई है उस लिस्ट के अनुसार ये देखा जा रहा है कि जो भी उनकी संपत्तियां हैं आरोपियों की, उनका हमारे यहाँ से मानचित्र स्वीकृत है अथवा नहीं। जी, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट मिली है? अभी फिलहाल 37 लोगों की लिस्ट है। योगी
योगी सरकार बवालियों का पूरा इलाज करने में जुटी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। कोई भी दोबारा पत्थरबाजी की हिम्मत यूपी में न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच प्रयागराज में हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हिंसा और बवाल से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर पर पीडीए ने चस्पा किया है नोटिस। ध्वस्तीकरण के लिए मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप लगा के सुबह 11 बजे के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर होगी। पीडीए के संयुक्त सचिव और जोनल अधिकारी की ओर से यह नोटिस जारी किया गया है। ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। करेली के जेके आशियाना कॉलोनी में 1500 वर्ग फीट में है 2 मंजिला आलीशान मकान। सुबह 11 बजे के बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां पर की जाएगी। सर्वेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, मास्टरमाइंड जावेद अहमद पर शिकंजा, क्योंकि प्रयागराज हिंसा का यही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। किस तरह से आज 11 बजे के बाद कार्रवाई होगी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए कि पूरे प्रयागराज में जो घटना हुई थी, बवाल और हिंसा हुई थी जुमे की नमाज के बाद, उसका मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद और जावेद पंप को माना जा रहा है और यही वजह है कि उसको गिरफ्तारी की गई थी और कल सभी आरोपियों को जेल भेजा गया। तो जावेद मोहम्मद भी जेल भेज दिया गया है, लेकिन उसका जो आवास है, उसका मकान जेके कॉलोनी आशियाना कॉलोनी करेली में स्थित है। वहां पर कल ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने देर रात नोटिस चस्पा कर दिया है और नोटिस में साफ तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी बात करें तो बगैर पीडीए से नक्शा पास कराए ये मकान बनाया गया है। और इस मामले में ये 10 मई को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया था और 24 मई तक अपना जवाब दाखिल करने कहा था, लेकिन उसके बाद 25 मई की स्थिति में ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है और ये अब लगाया गया है और 12 जून यानी आज 11 बजे तक घर खाली करने का समय दिया है और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि पीडीए के बुलडोजर वहां पर पहुंच जाएंगे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 11 बजे। बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सर्वेश हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे और इस बीच कानपुर हिंसा पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में खुलासा हुआ है। पूछताछ में जावेद ने राज खोला है। चंद्रेश्वर हाथे को खाली कराने के लिए हिंसा, जमीन पर थी बिल्डरों की निगाहें, हाथे पर उपद्रव के लिए हुई थी फंडिंग। विरोध प्रदर्शन के जरिए दहशत फैलाने की यहां पर कोशिश की गई थी। 3 जून को हुए विरोध प्रदर्शन पर बड़ा खुलासा किया गया है। तो कानपुर हिंसा को लेकर अब जावेद ने ये राज यहां पर खोला है, जो कि प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है, सोशल एक्टिविस्ट इसे बताया गया। आगे बढ़ते हैं जी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक शनिवार से हरिद्वार में शुरू हो गई। इसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कई जाने माने संत शामिल हुए। कुंभ 2021 के बाद इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हो रही है। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद, राम मंदिर निर्माण, समान नागरिक संहिता, अवैध निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। शनिवार की बैठक में कुटुंब प्रबोधन यानी कि परिवार में बच्चों को संस्कार और शिक्षा को लेकर भी बात की गई है। वो कुटुंब प्रबोधन का विषय कि हिंदू परिवारों में संस्कारों का जो क्षरण पश्चिमी सारे प्रचार के कारण से हो रहा है, तो उसमें समाज का व्यवहार कैसा हो, ये एक बहुत महत्व का विषय आज लिया गया। अभी कल और 2-3 विषय लिए जाएंगे। एक तो ईसाई मिशनरी और जो इस्लाम के कुछ वर्ग के माध्यम से जो लव जिहाद जैसे अनेक धर्मांतरण के प्रयत्न हो रहे हैं, तो हिंदू समाज ने स्वयं की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के समन को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब करने के मुद्दे पर कांग्रेस आज देश भर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट दोपहर 3 बजे लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। 13 जून को ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना है। रामपुर की अब बात करते हैं। रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। आजम खान ने एसपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की है। एक सभा को संबोधित करते हुए आजम ने बीजेपी पर तंज कसा।
रामपुर में 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए आजम खान ने एसपी उम्मीदवार असीम रजा के लिए वोट मांगे। इस मौके पर आजम खान ने अपने दिल का दर्द भी बयां किया। आजम खान ने बीजेपी और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में बीजेपी के एमएलए और मंत्री मुझसे आंखें नहीं मिला सके। विधानसभा गया हूं एक दिन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए भारतीय जनता पार्टी के वजीरों और एमएलए से सर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके आंख हमसे। आजम खान ने दावा किया कि उन्होंने जाति धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और बड़ी खबर सुल्तानपुर से यहां पर है, जहां पर लखनऊ वाराणसी हाईवे पर कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। आग लगने से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। नगर कोतवाली के अमहट स्थित पुलिस ट्रेनिंग के पास की यह घटना है। और अब गाजियाबाद की बात करते हैं, जहां पर फैक्ट्री में लगी आग। इंडस्ट्री एरिया में साबुन की फैक्ट्री में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घंटाघर इलाके में आग का तांडव देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। साबुन की फैक्ट्री में आग का तांडव ये देखने को मिला है। खबर उन्नाव से है, यहां पर जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक सिपाही का शव झाड़ियों में पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि जिला कारागार उन्नाव में तैनात सिपाही सुरेंद्र पाल सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी का रहने वाला था, उसका शव सरकारी कॉलोनी के बाहर झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही 9 जून से ड्यूटी पर नहीं गया था। फिलहाल सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच में जुटी है। गोरखपुर में एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। बुर्का पहनी महिला ने एक कार में आग लगा दी। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर में एक कार में बुर्का पहनी महिला ने आग लगा दी। आग के बाद बच्चों ने शोर मचाया तो महिला फरार हो गई। कॉलोनी के लोगों ने अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पाया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुर्काधारी एक महिला बोतल में पेट्रोल लेकर आई। 2 से 3 बार उसने कार के पहिए पर पेट्रोल डाला। इस दौरान बच्चे वहां खेल रहे थे। बच्चों ने महिला पर बहुत ध्यान नहीं दिया। कई बार के प्रयास में महिला ने कार के टायर में आग लगाने की कोशिश की। टायर में उसने 2 बार के प्रयास में आग भी लगाई। जैसे ही आग भड़की वो वहां से भाग गए। उधर बच्चों ने आग लगता देखकर शोर मचाया, जिसके बाद समय रहते कॉलोनी के लोग आ गए और तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। गाड़ी मालिक ने अज्ञात बुर्काधारी महिला के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी है। मामला कैंट क्षेत्र के मझौली कंपाउंड का है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नदी में नहाते समय बच्चों के डूबकर मौतों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद गहरी नदी में बच्चों के नहाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जान को जोखिम में डालकर बच्चे गहरे नदी में नहाते नजर आ रहे हैं, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। गोरखपुर में आए दिन लोग जान जोखिम में डालकर पीपा पुल से राप्ती नदी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। हर दिन बड़ी संख्या में आसपास के इलाके के लोग यहाँ नहाने आते हैं। ये लोग जहाँ से छलांग लगा रहे हैं वहाँ काफी गहरा पानी है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय थाने की पुलिस को इन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई को कहा है। अब इसमें जो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाए, तो उन्हें जो है निर्देशित भी किया, हिदायत भी किया जा रहा है कि कोई भी छलांग लगा करके नदी में न नहाए, अन्यथा जो है कोई न कोई दुर्घटना घटित हो जाएगी। और थाना झगहा को भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि इस पर सतर्क दृष्टि रखें और ऐसे लोगों पर जो है अगर निर्देश देने के बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। माता पिता से भी आग्रह है कि नदी में नहाते वक्त बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे को दावत दे सकती है। और अब प्रयागराज की बात करते हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला कि झोंसी के अंदवा में दुकान में आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। तो आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। झुंसी के अंदवा में दुकान में आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर
खाक हो गया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।